हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी की आज क्लास इसमें कुल आपके 20 प्रश्न रहेंगे और ये संकल्प सीरीज का आज पार्ट 15 है। पार्ट 15 इससे पहले के 14 पार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं देखिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम्स में आपको। ठीक है, जहाँ जहाँ आपकी हिंदी आती है, विशेषकर उत्तराखंड के सभी पेपरों में, वो आपका ग्रुप सी का हो, ग्रुप बी का हो या ग्रुप डी का हो। ठीक है, यानी कि आपका पटवारी का हो, लेखपाल का हो, बीडीओ बीपीडीओ और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी। ठीक है, तो कोई पेपर है तो वहाँ पे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों से। देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी तो कब की गई थी? ऑप्शन ए 1952 या ऑप्शन बी 1953 या ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। तो बताइए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई, ऑप्शन डी 1956 में। ठीक है, 1956 में की गई। ठीक, तो और पहला भाषाई राज्य कौन सा बना था? पहला भाषाई राज्य बना था 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। ठीक है, और ये 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, ये लिख लेना, पुनः संरचना कब हुई? 1 नवंबर 1956। ठीक है, ये लिखा 1956, 1956 ईस्वी को। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरे में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये देख लीजिएगा, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए मराठी, मराठी तो है। ऑप्शन बी गुजराती, गुजराती भी है। ऑप्शन सी मलयालम, मलयालम नहीं है। ऑप्शन डी हिंदी भी भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, भारोपी परिवार की भाषा जो है, भारोपी परिवार जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है, बहुत बड़ा परिवार है। इसमें इसके अलावा मराठी, गुजराती, हिंदी और इसके अलावा और कौन सी भाषा आती है इसके अंतर्गत, मैं बता दूं आपको। एक तो संस्कृत भी इसी में आती है, संस्कृत। ठीक है, उर्दू भी इसी में आती है, उर्दू। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा पंजाबी भी इसी में आता है, पंजाबी। ठीक, बंगाली, बंगाली भी इसी में आता है, बंगाली। ठीक है, ऑप्शन सी मलयालम, मलयालम की बात करें तो ये आता है द्रविड़ परिवार भाषा में, द्रविड़, द्रविड़ परिवार भाषा में। ठीक है, इसमें और क्या क्या आती है द्रविड़ परिवार में? आपका तेलुगु आ गया, तेलुगु। ठीक है, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, कन्नड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? ठीक है, इनमें कौन सा 2 पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं? ऑप्शन ए कन्नौजी और अवधी। ठीक है, कन्नौजी तो है, अवधी नहीं है। अवधी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। ठीक है, पूर्वी हिंदी की है अवधी। ऑप्शन बी ब्रज और बघेली, ब्रज तो है पर बघेली क्या है? पूर्वी हिंदी की है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी और बांगरू, बांगरू तो है पर छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आता है। ऑप्शन डी में देखो खड़ी बोली और बुंदेली, ये बिल्कुल सही बैठेगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में आपको बता दूं कि 3 भाषा आती हैं, एक आ गया अवधी, अवधी। ठीक है, और एक आता है बघेली, बघेली। ठीक, इसके अलावा एक कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ABC के नाम से भी आप याद कर सकते हो इसको, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसके अलावा जो पश्चिमी हिंदी में आता है वो आपको पता है, एक तो कन्नौजी हो गया, ब्रज हो गया, ये ऑप्शन में दिए हैं, और बांगरू, बांगरू हो गया। इसके अलावा बुंदेली भी आ रखा है इसमें। ठीक है, एक आता है कन्नौजी, वो सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, तो यही है। ठीक, इसमें है पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। ठीक है, और पूर्वी हिंदी की 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसमें कहता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर या ऑप्शन डी वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, ध्वनि यानी कि वर्ण। ठीक है,
ध्वनि यानी कि वर्ण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि। ठीक है, यहाँ पे वर्ण लिखा हुआ है, यदि ध्वनि होता तो ध्वनि होता। ठीक है, जैसे जो हम बोलते हैं और सुनते हैं वह ध्वनि है। ठीक है, जो भी हम बोलेंगे और सुनेंगे, ठीक है, वही ध्वनि होगी। ठीक है, जैसे क बोलेंगे तो क हमें पता है ये होता है, म बोलेंगे, प बोलेंगे तो इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से एक शब्द अन्वेषण बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अन्वेषण ऑप्शन ए में ही बिल्कुल सही है, अन्वेषण यही होता है, अन्वेषण। अन्वेषण का कभी कभी ना अर्थ भी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए क्या अर्थ होता है इसका। ठीक है, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, खोज करना। ठीक है, या फिर तलाश करना, तलाश। ठीक है, इसके अलावा जांच पड़ताल। ठीक है, जांच पड़ताल भी एक शब्द हो जाएगा, जांच पड़ताल। ठीक है, ये भी आपका एक शब्द होगा। चलिए ये इसके आपके सिमिलर शब्द भी हो गए। ठीक है, और हिंदी अर्थ पूछेगा कभी तो खोज, तलाश या जांच पड़ताल, कोई भी एक ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें कहता है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दो वर्णों के मेल से विकार होने वाले विकार को? ऑप्शन ए संधि, या ऑप्शन बी समास, या ऑप्शन सी उपसर्ग, या ऑप्शन डी प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है संधि। ठीक है, संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राम प्लस ईश्वर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रामेश्वर। ठीक है, इनका संधि विच्छेद हो गया, ये विकार हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बाकी संधि के आपको पता होगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विस्वर संधि के भी आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। चलिए अगर नहीं है तो मेरी पुरानी वीडियो में देखिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है? ऑप्शन ए शब्द के आदि में, या ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग जो है शब्द के आदि, आदि का अर्थ है यानी कि आरंभ में। ठीक है, आरंभ में। ठीक है, कभी ऑप्शन में आपको ये भी देगा वो इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलोगे यार आरंभ में या सबसे पहले लगता है, ये तो है ही नहीं इसमें। तो आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ ही आरंभ होता है। ठीक है, आदि का अर्थ होता है आरंभ। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आरंभ या पहले, आरंभ या पहले या आदि, ठीक है, ये तीनों एक ही शब्द हैं, आदि में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वही आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे एक शब्द लिख देता हूँ मैं। जैसे एक शब्द आया शासन। ठीक है, शासन, इसमें मैं अगर प्लस अनु जोड़ देता हूँ, आगे से अनु जोड़ देता हूँ, क्या हो जाएगा? ये पूरा शब्द मिलकर अनुशासन, अनुशासन। तो ये तो एक शब्द था, मूल शब्द, इस पे ये आगे से लगा आपका उपसर्ग, यही आपका उपसर्ग हो गया अनु। ठीक है, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। एक और देखो, जैसे न्याय। ठीक है, अगर मैं इसके आगे अ जोड़ दूँ, अ प्लस न्याय बराबर क्या हो जाएगा? अन्याय। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? अ, और मूल शब्द न्याय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया है पैसा ही माँ बाप दोनों, या ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस होना, या ऑप्शन सी मक्खी चूस होना, या ऑप्शन डी जान चली जाए पर पैसा ना जाए। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ठीक है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, या ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य, या ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य, या ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके आंसर पे जाऊंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इच्छावाचक वाक्य है ये। ठीक है, जब आप किसी को शुभकामना दे रहे होंगे, शुभकामना, ठीक है, या आपकी इच्छा होगी कि आप ऐसा करो, इच्छा, या किसी को आशीर्वाद दे रहे होंगे, आशीर्वाद, तो ये ऐसे
शब्दों का प्रयोग या ऐसे शब्द जहाँ आपको दिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। तो इसके अलावा मैंने आपको पुरानी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें आपका विधानवाचक था, विधानवाचक, उसके अलावा प्रश्नवाचक, उसके अलावा आज्ञावाचक, उसके अलावा इच्छावाचक, इसके अलावा विस्मयवाचक वाक्य, उसके अलावा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, इस तरह से मैंने 8 आपको बता दिए थे। जो लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझा रखा उनमें मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए अनुकूल, ऑप्शन बी समयानुकूल, या ऑप्शन बी प्रतिकूल या समयानुकूल। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया समानुकूल। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया समयानुकूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समयानुकूल। ठीक है, समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें कहता है रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, वह अपने विषय पर पूर्ण अभिज्ञ है, अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा बताइए, अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अभिज्ञ ऑप्शन ए में दिया है इसने सर्वज्ञ, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ठीक है, ऑप्शन सी अनभिज्ञ, या ऑप्शन डी विज्ञ। ठीक है, तो इसका सही अर्थ जो है अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो अभिज्ञ का अर्थ है जानकार, जानकार। ठीक है, जानकार होता है इसका अर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनभिज्ञ। ठीक है, जो जानकार नहीं है उसके लिए अनभिज्ञ का प्रयोग, यानी कि अनजान, अज्ञानी, अपरिचित। ठीक है, तो अनभिज्ञ हो जाएगा। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ और सर्वज्ञ का अल्पज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ का होता है बहुज्ञ। ठीक है, तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या हो गया, एक तो सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। ठीक है, और ऑप्शन इसी का अल्पज्ञ हो गया विलोम, जो बहुत कम जानता है। ठीक है, जो बहुत कम जानता है। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें दे रखा त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। ठीक है, ये जो त्र वर्ण है ये आपका संयुक्त वर्ण आता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 4 संयुक्त व्यंजन हैं, उनमें से एक है त्र। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। तो कितने हैं संयुक्त व्यंजन है 4, उनमें से एक है क्या, त्र। त्र है, त्र जो त्र बनता है वो तो हलंत प्लस र से मिलकर। ठीक है, तो हलंत प्लस र से। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए तो प्लस औ, ये तो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी तो प्लस र और हलंत के साथ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी भी तो प्लस र है पर इसमें हलंत नहीं है। ठीक है, हलंत मतलब ये नीचे से जो लगा हुआ है ये हलंत होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक तो अक्ष होता है, देखिएगा अक्ष, एक होता है आपका त्र जो यहाँ पे दिया गया है, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्रव। ठीक है, श्रवण कुमार वाला। अक्ष जो मिलकर बनता है तो क प्लस सौ से, हलंत के साथ क और मूर्धन्य सौ। ठीक, ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और तो का बता दिया, तो हलंत प्लस र का हो गया। ज्ञ का देखना ज प्लस य। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, और श्रव मतलब श्रव का 100 प्लस र हलंत के साथ। ठीक है, ये हलंत लगा है इस पर, 100 प्लस र। ठीक है, इसका कोई उदाहरण जैसे आपका कक्षा। ठीक है, ये 100। ठीक है, और इसका जैसे उदाहरण त्रिशूल। ठीक है, तो त्र ये हो गया। इसके अलावा इसमें और ऑप्शन इसमें देखिएगा, इसमें हो गया ज्ञान विज्ञान। ठीक है, ज्ञ। ठीक है, और ये लास्ट वाले में देखिएगा श्रव, श्रव में क्या आएगा जैसे श्रीमान, श्रीमान। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन होंगे हिंदी वर्णमाला के 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में ड और ढ को कहा जाता है क्या, सजाती वर्ण का है या विजाती वर्ण है या विकसित वर्ण है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ड और ढ को कहा जाता है ऑप्शन सी विकसित वर्ण। ठीक है, विकसित वर्ण कहा। ठीक है, इसमें जो सजाती वर्ण है, सजाती वर्ण क्या होते हैं,
वे वर्ण या स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा सजाती वर्ण, जैसे अ और आ, अ और आ ये आपके सजाती वर्ण होते हैं। इसके अलावा ई और बड़ी ई, ये भी आपके सजाती हो गए 2। ठीक है, इसके अलावा ऊ और ऊ, बड़ा ऊ, ये भी आपके सजाती हो गए। ठीक है, जो समान स्वर होते हैं वही आपके स्वजातीय स्वर भी होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और विजाती वर्ण, और विजाती वर्ण मैं आपको बता दूं, विजाती वर्ण वे वर्ण या अक्षर हैं जो अलग अलग उच्चारण स्थान या वर्ग से आते हैं। जैसे क हो गया, च हो गया, तुम्हारा ट हो गया, प हो गया। ठीक है, ये आपके विजाती वर्ण हो गए। सजाती स्वर मतलब समान स्वर। ठीक है, अ प्लस अ मिलकर आ बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अ आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक है, सजाती वर्ण हो गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा अयोगवाह कहा जाता है किसे? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, ऑप्शन सी अल्प प्राण को, ऑप्शन डी महाप्राण को। तो अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, तो अयोगवाह ये न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी तीसरे में दिया करण, ऑप्शन डी कर्ता। तो सी जो है ऑप्शन सी, तो करण के लिए यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है कारक की बात कर रहे थे। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले व्याकरणिक रूप को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। ठीक है, और कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग भी कहा जाता है। इसके 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा कर्ता ने, इसके साथ ने की विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, और करण से यहाँ पे, इसीलिए ये से इसका सही आंसर था। से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए, आपादान से, अपादान से। ठीक है, इसके साथ से की विभक्ति होती है। और संबंध कारक जो होगा उसके साथ का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, और संबोधन हे, अरे। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके 8 कारक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कुछ छूट गया क्या? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण का छूट गया ना। संबंध की बात आता है अधिकरण कारक, अधिकरण मैं पर। ठीक है, मैं और पर इसके विभक्ति हैं, विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो ये 8 हो गए आपके कारक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विकर्मक है, या ऑप्शन बी परिणार्थक है, ऑप्शन सी पूर्वकालिक है, या ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, नहाकर आया तो पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्वकालिक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो क्या है वाक्य विग्रह का अर्थ? वाक्य के खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, या दूसरे में कहा है वाक्य की रचना करना, या तीसरे में कहा है संधि और समास बताना, या ऑप्शन डी में कहा गया शब्दों को जोड़ना। तो सही है इसका ऑप्शन ए, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए असंगति अलंकार, ऑप्शन दूसरे में दिया है विशेषोक्ति अलंकार, और तीसरे में दृष्टांत अलंकार, या चौथे में दिया विभावना अलंकार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कहा गया सुई का तत्सम रूप है। तो क्या है सुई का तत्सम रूप? ऑप्शन ए सलाई, दूसरे में दिया सूची, छोटी ऊ की मात्रा दी है 100 पे,
तीसरे में दिया है 100 बड़ियों की मात्रा, या ऑप्शन डी सुज्जा। ठीक है, तो इसका सही रूप है ऑप्शन तीसरे वाले में सूची। ठीक है, बड़ियों की मात्रा आएगी सूची। आगे देखिएगा, सूची या फिर सूची का भी होगा ना तो भी सही होगा। ठीक है, अगर सूची नहीं दिया होगा तो सूची का दिया होगा, तो दोनों है इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है परिसीमन का विलोम। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए असीमन, ऑप्शन बी निर्सीमन, असीमन और निर्सीमन। और तीसरे में दिया है, तीसरे में क्या दिया है? ससीमन, या चौथे में दिया ससीम। तो इसका सही आंसर है, तो पहले इसका अर्थ जानेंगे। परिसीमन का अर्थ होता है क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना, ये तो आपका इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका विलोम क्या होगा? ठीक है, तो असीमन तो होता है इसका विलोम, और दूसरा निर्सीमन भी होता है, तो दोनों दे रखे इसमें। ठीक है, तो दोनों होंगे इसके, असीमन भी और निर्सीमन भी। ठीक है, सीमा मुक्त करना अर्थ हो जाएगा इनका सीमा मुक्त करना। ठीक है, सीमा मुक्त करना, असीमन और निर्सीमन जो परिसीमन का विलोम है। ठीक है, और परिसीमन का अर्थ है क्षेत्र की सीमा का निर्धारित करना, निर्धारण करना या निर्धारित। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।